हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी गैलेक्सी। आज 12th के सेकंड लेसन की टर्न है लो स्प्रिंग। फर्स्ट लेसन हम कर चुके हैं, वो आपको लिंक में मिल जाएगा। लो स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसकी राइटर एनीस जंग है। लोस्ट स्प्रिंग मतलब बसंत जो खो गया है, और चुराए हुए बचपन की कहानियाँ। तो यहाँ लोस्ट स्प्रिंग टाइटल क्या है अपना, स्प्रिंग बसंत होता है, लोस्ट स्प्रिंग मतलब जिसका बसंत ही खो गया, मतलब बचपन, ऐसा बचपन जो अपना बचपन ही ना जी पाए। तो बचपन अपने जीवन का बसंत होता है, हमारी लाइफ का। तो वैसे ही एनीस जंग ने ऐसी ही स्टोरीज लिखी हैं, कुछ ऐसे बच्चों की जो अपना बचपन भी अच्छे से नहीं जी पाए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इस लेसन का। एनीस जंग वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। एनीस जंग राउरकेला में पैदा हुई थी और उन्होंने अपना चाइल्डहुड और एडोलसेंस, अपना बचपन और अपनी किशोरावस्था हैदराबाद में स्पेंड करी। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने एजुकेशन हैदराबाद में और यूएसए में रिसीव की, यूएसए में प्राप्त हुई उनकी एजुकेशन। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों ही लेखक थे। एनी जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनी जंग ने अपना करियर इंडिया में एक राइटर के रूप में ही शुरू किया था। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। वो बहुत सारे मेजर न्यूज़पेपर के लिए, मुख्य समाचार पत्रों के लिए, वो समाचार पत्र इंडिया के हों या फिर अब्रोड के या विदेशों के, तो उनमें एडिटर भी रही हैं, संपादिका भी रही हैं और कॉलमिस्ट और कॉलम लिखने वाली भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, इसके अलावा उन्होंने कई सारी बुक्स भी ऑथर करी हैं, किताबें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लो स्प्रिंग। ये जो लेसन हम पढ़ेंगे ये उनकी एक बुक है लोस्ट स्प्रिंग। जो टाइटल अपने इस लेसन का है वो सिर्फ लेसन का नहीं, उनकी पूरी बुक का नाम है ये, लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, कि बसंत जो खो गया है, चुराए हुए बचपन की कहानियाँ। इस टाइटल से, इस शीर्षक से जो उनकी किताब है उसका एक्सेप्ट है, उसका आंसर है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn the children to a life of exploitation. यहाँ पे उन्होंने एनालाइज किया है, बताया है बहुत ही विश्लेषण के साथ। ग्रिंडिंग पॉवर्टी, वो कुचल देने वाली गरीबी, और ट्रेडिशन, वो परंपराएं, विच कंडेम दीज चिल्ड्रन, जो इन बच्चों को एक्सप्लोइटेशन की लाइफ जीने के लिए मजबूर करती हैं। शोषण जीवन, एक्सप्लोइटेशन, शोषण। तो किन बच्चों को, उन्हीं का जिनका इन्होंने, जिससे रिलेटेड ये बुक लिखी है इन्होंने, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अपने जो ये लेसन है ये ऐसे दो बच्चों का है, दो पार्ट में है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है, गार्बेज कूड़ा कचरा। वाई डू यू डू दिस आई आस्क्ड साहिब। ये जो लाइन है जो ब्लू लाइन में दी हुई है, ब्लू लेटर्स में, ये जो साहिब की हुई है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो साहिब नाम के एक बच्चे का है। तो जब साहिब ने ये बात बोली तो वाई डू यू डू दिस आई आस्क्ड साहिब, तो मैं आज साहिब से पूछने लगी, आई यहाँ राइटर के लिए आया है, एनीस जंग के लिए, कि तुम ऐसा करते क्यों हो। होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड। और ऊपर वाली लाइन में जो आई है वो साहिब के लिए है, क्योंकि वो साहिब की कही हुई लाइन है। होम आई इनकाउंटर, इनकाउंटर होता मुठभेड़ होना, मिलना। एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं हर सुबह मिलती थी। स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, जो स्क्राउंज करते थे, स्क्राउंज ढूंढना होता है, गोल्ड सोना, गार्बेज कूड़े कचरे के डंप ढेर। माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में ही कचरे के ढेर लगे होते थे, उनमें से वो सोना ढूंढते थे, मतलब कीमती चीज़ें ढूंढते थे वो बच्चे। उनमें से ही एक था साहिब। साहिब लेफ्ट हीज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमीडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था, अमीडस्ट के बीच में। और ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर एक डिस्टेंट मेमोरी नहीं था, एक ज़्यादा मतलब भूलने वाली ऐसी यादाश्त नहीं था कि काई। There were many storms that swept away their fields. तो क्यों छोड़ा था घर, मतलब वो आज भी जिक्र करते हैं उसके घर वाले, इसीलिए वो डिस्टेंट मेमोरी नहीं था। तो वो रीज़न क्या देते हैं घर छोड़ने का, कि बहुत सारे स्टॉर्म्स, तूफान आए थे, स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, और उसकी वजह से स्वेप्ट अवे, बह के जाना, बह गए थे उनके खेत और उनके घर।
हिज मदर टेल्स हिम, ये उसकी माँ उसको यही बताती थी कि उनका वो ढाका जो हरे भरे खेतों के बीच में घर थे उनको छोड़ने का रीज़न, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिए थे। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और वो बिग सिटी बड़े बड़े शहरों में गोल्ड लुक फॉर ढूंढना, गोल्ड सोना मतलब कीमती चीज़ें ढूंढने लगे थे बड़े बड़े शहरों में जाके, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अभी भी रह रहा था। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे, जब राइटर ने एनिस जंग ने साहिब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसका जवाब उसने क्या दिया, मटर्स होता बुड़बुड़ाना, लुकिंग अवे दूर देखते हुए, उसने दूर देखते हुए बड़बड़ाते हुए कहा मेरे पास नथिंग एल्स, कुछ और है ही नहीं टू डू करने के लिए। गो टू स्कूल, आई से ग्लिवली, ग्लिवली मस्ती से मतलब वैसे ही मस्ती से मैंने कह दिया स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, लेकिन इमीडिएटली तुरंत मुझे रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि ये जो एडवाइस मैंने उसको दी है सलाह स्कूल जाने की, ये कितनी होलो है, कितनी खोखली है, मस्ट साउंड ये लगी थी। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब ऐसा कोई स्कूल बनेगा तो मैं चला जाऊँगा, साहिब ने कहा ये। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, क्या मैं यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने उससे मजाक करते हुए उससे पूछा। येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने मुस्कुराते हुए कहा हाँ। ए फ्यू डेज लेटर ही आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैंने उसको देखा वो मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था। इज़ योर स्कूल रेडी, उसने पूछा क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मीन, कि एक स्कूल को बिल्ड होने में बनने में टेक्स अ लॉन्गर काफ़ी समय लगता है। मैंने कहा एम्बेरेस्ड एट, और मुझे एम्बेरेस्ड होता शर्मिंदगी होना, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी मेरे उस प्रोमिस पे जो मैंने उससे प्रोमिस किया था, हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मेड, जिसका कोई मतलब नहीं था, मतलब स्कूल खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इसीलिए राइटर को जब ये एहसास हुआ तो उसको अपनी प्रोमिस पे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन जैसा प्रोमिस मैंने किया था, लाइक माइन मेरे जैसे ऐसे प्रोमिस ऐसे वादे, तो अबाउंड इन होता प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा। एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक कमज़ोर, उसके कमज़ोर की जैसी दुनिया वो जी रहा था, जैसी लाइफ, तो ऐसे लाइफ में ऐसे ऐसे पता नहीं कितने प्रोमिस उसको किए जाते होंगे, तो उसकी लाइफ में ऐसे प्रोमिस तो उसके इस कमज़ोर से वर्ल्ड के हर कोने में अबाउंड इन होंगे, प्रचुर मात्रा में होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, उसको जानने के महीनों बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेज, उसने अनाउंस किया, बताया अपना नाम कि मेरा नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, वो नहीं जानता था अपने नाम का मतलब। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसको पता होता उसका मतलब उसके नाम का, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसके नाम का मतलब क्या था, उसके नाम का मतलब था यूनिवर्स का लॉर्ड, यूनिवर्स ब्रह्मांड, लॉर्ड देवता, ब्रह्मांड का देवता मतलब भगवान। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको इस बात पे विश्वास करने में बहुत मुश्किल होती है, मतलब उसको विश्वास नहीं होता कि उसका इतना बढ़िया नाम है। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट, अनअवेयर इस बात से, अनभिज्ञ कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता, उसका नाम का मतलब क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, वो मॉर्निंग रोम्स होता आवारा घूमना स्ट्रीट्स में, गलियों में अपने दोस्तों के साथ, और उसके दोस्त कौन थे, बेयरफुट बॉयज़ की एक आर्मी, नंगे पैर घूमने वाले लड़कों की एक सेना, इतने सारे बच्चे सारे नंगे पैर होते, जो अपीयर होते मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, सुबह वाले पक्षियों की तरह एकदम से दिखते सारे, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर को सभी गायब हो जाते। ओवर द मंथ्स, महीनों बाद तक, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ दैम, मैं उनमें से हर एक को रिकग्नाइज करने लगी थी, रिकग्नाइज पहचानना। वाई आर एंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक लड़के से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं वेयर करते हो, चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने आंसर बहुत ही सिंपली साधारण सा जवाब दिया कि मेरी मदर सेल्फ से, अलमारी से उनको ब्रिंग डाउन नहीं करती, उतार के देती नहीं है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज विच डू नॉट मैच,
और यदि वो ऐसा कर भी दे, शी डिड, कि यदि उसकी मदर, शी उस लड़के की मदर के लिए, कि यदि वो ऐसा कर भी दे, वो उतार के दे भी दे चप्पल, तो ही विल थ्रो दैम ऑफ, तो थ्रू ऑफ फेंकना, तो ये उन चप्पलों को फेंक देगा। ये बात किसने कही? अनदर बॉय, एक दूसरे लड़के ने, जिसने शूज़ वेयर किए हुए थे, जूते पहने हुए थे, दैट डू नॉट मैच, जूते वो जो मैच नहीं करते थे, मतलब दोनों पैरों में अलग अलग जूते। When I comment on it, he shuffles his feet. जब मैंने उस पर कॉमेंट किया, टिप्पणी की उसके अलग अलग जूतों पे, तो वो शफल करने लगा, अपने पैरों को इधर उधर हिलाने लगा। एंड सेज नथिंग, लेकिन बोला कुछ नहीं। आई वॉन्ट शूज़, सैड ए थर्ड बॉय, तभी एक तीसरा लड़का कहने लगा, मैं भी जूते चाहता हूँ, मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, वो अपनी जीवन में आज तक एक जोड़ी जूते उसके पास नहीं आए थे, उस लड़के के पास। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, ऐसे कंट्री में इधर उधर देश में ट्रैवल करते हुए, घूमते हुए, आई हैव सीन, मैंने देखा है, चिल्ड्रन को, बच्चों को, वॉक करते हुए, बेयरफुट, नंगे पैर घूमते हुए, इन सिटी, शहरों में, और विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है कि बच्चे नंगे पैर घूमते हैं, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ एन एक्सप्लेनेशन, कि यदि पूछा जाए तो एक एक्सप्लेनेशन, एक प्रस्तावना, एक विस्तार से कोई जवाब ये होगा कि ये जो बेयरफुट स्टे करना है, नंगे पैर रहना है, एक ट्रेडिशन है, बट एक परंपरा है, पैसों की कमी की वजह से नहीं है। I wonder if this is only an excuse to explain away perpetual state of poverty. मुझे हैरानी होती है कि क्या ये एक बहाना है एक्सप्लेन अवे करने का, बताने का, एक परपेचुअल होती है कॉन्टिन्यूअल, लगातार, जो पॉवर्टी की स्टेट है, जो गरीबी की हालत है, तो उन लोगों की उस हालत को बताने का क्या एक बहाना है कि एक परंपरा की वजह से हम लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, मुझे याद है एक कहानी, एक आदमी उडीपी का था, उसने एक दिन मुझे कहानी बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वो छोटा लड़का था तो स्कूल जाया करता था, जो मंदिर के पास में ही था, मंदिर के पास पीछे था। वेयर इज़ फादर वॉज ए प्रीस्ट, उस मंदिर में उसके पिता प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली ए टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, तो वहाँ ब्रीफली, थोड़े से समय के लिए, टेम्पल में, मंदिर में रुकता, एंड प्रे फॉर, और प्रे करता, प्रार्थना करता, पेयर ऑफ शूज़ के लिए, एक जोड़ी जूतों के लिए। 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल बाद मैं उसके टाउन में गई, उसके शहर में, द टेम्पल, उस मंदिर में, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर, जो ड्राउंड इन होता है सुनसान में, इन एन एयर ऑफ, ड्राउंड इन बसा हुआ था, एयर ऑफ डिसोलेशन, एकांत सी जगह में, सुनसान सा था वो जगह। इन द बैकयार्ड, उस मंदिर के बैकयार्ड में, उस मंदिर के आंगन में। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, वहाँ पे उस मंदिर में एक नया पुजारी आ गया था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे रेड और वाइट, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, वहाँ एक छोटा लड़का, उसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वेयरिंग शूज़ एंड सॉक्स, उसने सॉक्स एंड शूज़ भी पहने हुए थे, जुराबें और जूते भी। अराइव्ड पैंटिंग, पैंटिंग होता हाँफना, वो हाँफता हुआ वहाँ पे आता वो लड़का जिसने शूज़ और सॉक्स पहने हुए थे और यूनिफॉर्म पहनी हुई थी ग्रे कलर की। एंड थ्रू इज बैग, स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और आते ही उसने वहाँ लगे हुए एक फोल्डिंग बेड पे अपना स्कूल बैग थ्रू कर दिया, फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देख के, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वो प्रेयर याद आई, अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जो ऐसे ही एक लड़के ने गॉडेस से, देवी से करी थी। व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, और जब उसको आखिरकार एक जोड़ी जूते मिल गए, तो उसने उस समय देवी से एक प्रार्थना करी थी, और प्रार्थना क्या करी उसने? लेट मी नेवर लूज दैम, कि अब मैं इन जूतों को कभी ना खाऊं। द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने उसकी वो प्रार्थना मान ली थी। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, यंग बॉयज़, जो युवा लड़के, छोटे छोटे लड़के थे, इस प्रीस्ट के सन की तरह, पुजारी के बेटे की तरह, अब जूते पहनने लगे हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं इन रैग पिकर्स की तरह, इन कूड़ा बीनने वालों की तरह, जो साहिब और उसके दोस्त थे वो रैग पिकर्स थे। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में हैं वो आज भी शूज़लेस ही रहते हैं, बिना जूतों के ही घूमते हैं।
माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। मेरी उन बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ जो एक्वेंटेंस थी, जान पहचान थी, मुझे सीमापुरी ले आई। ए प्लेस ऑन द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली। सीमापुरी कहाँ है? ये जो रैग पिकर्स हैं सारे, साहेब, उसके दोस्त, उनका परिवार, ये सब वहीं रहते हैं सीमापुरी में। और सीमापुरी है कहाँ पे? ए प्लेस ऑन द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली। ये एक जगह है दिल्ली की पेरिफ्री पे। पेरिफ्री होता है बॉर्डर, दिल्ली की सीमा पे। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफ्रिकली, लेकिन मेटाफ्रिकली एक रूपक अलंकार के तौर पे कहा जाए तो ये मीलों दूर है उससे, कि दिल्ली के साथ लगी हुई है, लेकिन दिल्ली जैसी ये जगह नहीं है। दिल्ली की तरह, दिल्ली की तरह वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं, ड्रेनेज वगैरह, पानी की फैसिलिटी, लाइट्स की फैसिलिटी, तो ये फैसिलिटीज़ नहीं है। इसीलिए राइटर ने बोला है कि दिल्ली की पेरिफ्री पे होके भी इससे मीलों दूर है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो स्क्वेटर हैं। स्क्वेटर होते हैं ऐसे लोग जो बिना अनुमति के रह रहे हों। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। और ये जो स्क्वेटर हैं, जो बिना अनुमति के रहने वाले ये लोग हैं, ये 1971 में आए थे यहाँ पे बांग्लादेश से। जैसे साहिब ने भी बताया कि वो ढाका में रहता है, उनका परिवार वहीं से आए हैं। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। और 1971 में बांग्लादेश में क्या हुआ था ये आप सबको पता ही है। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। साहिब की परिवार भी उन्हीं में से है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस। सीमापुरी उस समय एक सुनसान जगह थी। इट स्टिल इज़, अभी भी ऐसी ही है, बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मड के स्ट्रक्चर में, अपने कच्चे घरों में, विद रूफ्स ऑफ टिन, जिसमें टिन की छत लगाई हुई है, टर्पोलिन या तिरपाल लगाए हुए हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ना सीवरेज से डिवॉइड ऑफ होता है वंचित होना, ड्रेनेज नाले, एंड रनिंग वाटर और पानी, तो इन सब चीज़ों से वंचित, नाले, पानी और सीवरेज वगैरह से। लिव 10,000 रैग पिकर्स। तो इस जगह पे सीमापुरी पे 10,000 रैग पिकर्स रह रही हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। वो यहाँ पे 30 साल से भी ज़्यादा समय से, मतलब 1971 से यहाँ पे रह रहे हैं, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना परमिट के, परमिशन के। बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिसकी वजह से वोटर लिस्ट पे भी उनका नाम आ गया है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उन्हीं राशन कार्ड की वजह से वो ग्रेन बाई कर पाते हैं, अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, कि सर्वाइवल करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, आइडेंटिटी से, पहचान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फूड, खाना। If at the end of day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, यदि डे के एंड में, दिन के आखिर में, हम अपनी फैमिली को फीड करा सकते हैं, अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं, और गो टू बेड, और हम भी सो सकते हैं बिना पेट दर्द के, मतलब बिना खाली पेट की, हम भी पेट भर के सोते हैं, परिवार को भी खाना खिला पाते हैं, तो वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। तो हम यहाँ पे रहने को प्रेफर करेंगे। रादर के साथ हमेशा वुड आता, ये पता ही आपको मोरल्स में, प्रेफर करना, किसी चीज़ को प्राथमिकता देना। तो हम यहाँ रहने को प्राथमिकता देंगे बजाय उन फील्ड्स के, उन खेतों के जो हमें अनाज तक नहीं दे पाते। से ग्रुप ऑफ वीमन इन टैटर्ड साड़ी। और ये बात किसने की? जो इन्वर्टेड कॉमाज में है। तो ये बात कही थी एक टैटर्ड साड़ी, फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए एक औरतों का ग्रुप था, झुंड था। तो उन औरतों ने ये बात कही कि हम उन ऐसे खेतों में रहने की बजाय यहाँ रहना प्रेफर करेंगे। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and river, और ये बात उन्होंने कब कही? जब I asked, जब मैंने पूछा, राइटर कहती हैं कि जब मैंने पूछा उनसे कि उन्होंने अपनी वो ब्यूटीफुल लैंड, वो सुंदर जगह जो ग्रीन फील्ड और रिवर वाली थी, हरे भरे खेतों, नदियों वाली, वो सुंदर जगह क्यों छोड़ दी? वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन लोगों को खाना मिलता, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने टेंट वहीं लगा लेते, एंड बिकम ट्रांसिट होम, और वही उनके ट्रांसिट होम, अस्थायी घर बन जाते। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे भी उन्हीं में, उन्हीं टेंट्स में बड़े होने लगते, उनके साथ बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके उसी सर्वाइवल का, उसी जीवन का पार्टनर बन जाते, उसके भागीदार बन जाते। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग,
और सीमापुरी में सर्वाइवल का, रहने का, जिंदा रहने का मतलब है रैग पिकिंग करना, कि सीमापुरी में रहने वाले वो सभी लोग रैग पिकर्स थे, कूड़ा बीनने वाले। थ्रू द ईयर्स ही हैड एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट्स, इतने सालों के दौरान इसने, रैग पिकिंग ने एक फाइन आर्ट का प्रोपोर्शन एक्वायर कर लिया। फाइन आर्ट एक अच्छी कला का प्रोपोर्शन होता है, रूप लेना, एक्वायर प्राप्त करना। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, उन लोगों के लिए गार्बेज का मतलब है गोल्ड, कि जो कूड़ा कचरा है वो सोना है, एक कीमती चीज़ है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इसी से उनको रोज़ रोटी मिलती है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इसी की वजह से उनके सरों पर छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, भले ही वो लीक करने वाली छत हो, भले ही वो छत टपक रही हो, लेकिन रहने के लिए जगह तो है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, एक बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आई समटाइम फाइंड अ रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी तो 10 रुपये भी का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज, साहिब कहता है, जैसे ये स्टार्टिंग लाइन आई थी। हीज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने ये कहा। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको एक हीप ऑफ गार्बेज में, कूड़े के ढेर में कोई सिल्वर कॉइन, कोई चांदी का सिक्का मिल जाए, तो यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप स्क्राउंजिंग करना, ढूंढना बंद नहीं करेंगे। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि इससे आपको उम्मीद हो जाएगी और मोर फाइंड करने की, और ज़्यादा मिलने की। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसे सीम होता है, ऐसे लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का यहाँ एक डिफरेंट मीनिंग है, एक अलग ही मतलब है, जो उसके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के लिए है, उससे अलग बच्चों के लिए उसका मतलब है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बच्चे ढूंढते हैं कूड़े कचरे में से कीमती चीज़ें, तो उनके लिए इसका मतलब है वंडर में रैप, कोई वंडर रैप हुई, कि लिपटी हुई कोई हैरानी की, इसलिए ढूंढते कि अभी कुछ मिलेगा मिलेगा, तो इस वंडर के साथ कि वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं। फॉर द एल्डर्स इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़े लोगों के लिए ये चीज़ें ढूंढने का मतलब है सर्वाइवल का साधन, जिंदा रहने का साधन। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, एक सर्दी की सुबह मैंने देखा साहिब को, वो फैंस लगे हुए, तारे लगे हुए, जो मेरे पड़ोस में एक क्लब था उसके तारे लगे हुए दरवाजे पे खड़ा था, उसके गेट पर खड़ा था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वो वहाँ खड़ा होके वॉच कर रहा था 2 यंग मैन को, युवा आदमियों को, जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, उसने गुनगुनाते हुए कहा, मुझे ये गेम पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस, लेकिन वो कॉन्टेंट संतुष्ट है वॉच करके, उस गेम को देखकर, वहीं फैंस तारों के पीछे खड़ा होके। आई गो इनसाइड वैन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स, वो एडमिट करता हुआ, स्वीकार करता हुआ कहता है कि आई गो इनसाइड, कि मैं अंदर चला जाता हूँ, वैन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई अराउंड आसपास नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है यहाँ वो मुझे स्विंग यूज़ करने देता, झूले यूज़ करने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने भी, जब वो ये देख रहा था, उसने भी टेनिस के जूते पहने हुए थे। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो स्ट्रेंज से, बहुत ही अजीब से लग रहे थे उसके डिसकलर्ड, बदरंग सी रंग निकली हुई शर्ट और शॉर्ट निक्कर के ऊपर। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसने पर एक विस्तार के अंदाज में कहा, बताने के अंदाज में, कि ये मुझे समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिए हैं ये जूते। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, फैक्ट ये था, बात ये थी कि डिस्कार्डेड शूज़ थे, फेंके हुए जूते थे किसी रिच बॉय के, किसी अमीर लड़के के, हु परहैप्स रेफ्यूज टू वेयर दैम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, जिसने शायद रेफ्यूज़ कर दिया था, होगा, इनकार कर दिया था उनको वेयर करने से, पहनने से, क्योंकि उनमें से एक में एक होल था, एक सुराख था। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन ये इस बात से साहिब को कोई परेशानी नहीं है कि उनमें से एक जूते में सुराख है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, किसी ऐसे बच्चे के लिए जो बेयरफुट वॉक किया हो, जो नंगे पैर घूमा हो, इवन शूज़ विद अ होल, उसे शूज़ मिल जाए, जूते मिल जाए, भले ही वो सुराख के साथ हो, होल के साथ हो, इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो सपना सच होने वाली बात होती है।
बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन जिस गेम को, जिस खेल को, टेनिस के खेल को वो इतना इंटेंटली, इतना ध्यान से वॉच कर रहा था, देख रहा था, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। दिस मॉर्निंग इज़ साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह जब राइटर को साहिब मिला तो साहिब ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, रास्ते में था। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैन था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ, डाउन द रोड, जो नीचे रोड पर है। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और मेरा पूरे दिन का खाना दिया जाता है, कि वहाँ काम करने की एवज में। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं उससे पूछने लगी कि क्या उसे ये जॉब पसंद है, वहाँ पे चाय के उस पे दुकान पे काम करना। आई आस्क, मैंने उससे पूछा, हिज फेस आई सी, मैंने देखा उसका चेहरा, हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उस पर वो लापरवाही वाला लुक जो पहले जब मिलता था, जो लुक होता था उसके चेहरे पे, वो लुक लॉस्ट हो चुका है, वो लुक खो चुका है। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder, जो स्टील कैन उसने उठाया हुआ था वो हैवियर, ज़्यादा भारी था उस प्लास्टिक बैग की बजाय, जो वो बहुत ही लाइटली, बहुत ही हल्के से अपने शोल्डर पे, अपने कंधे पे कैरी कर लेता था, उठा लेता था, कि जिसमें वो कूड़ा बीन के डालता था। तो उस बैग की बजाय ये कैन काफ़ी भारी लग रहा था। द बैग वाज हिज, कि पहला रीज़न तो ये था, और दूसरा रीज़न ये कि वो बैग इसका अपना होता था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन, और ये जो कैन है, चाय कैन है जो उसने बिलोंग है, ये है उस मैन का, उस आदमी का है। हु ओन्स द टी शॉप, जो उस चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, साहिब अब अपना मालिक खुद नहीं रहा था, कि उसके अंडर में काम करने लगा था, और इसीलिए वो पहले की तरह केयरफुल भी नहीं था। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट लॉस्ट स्प्रिंग का, साहिब का। सेकंड पार्ट हम कल रीड करेंगे, मुकेश का है वो।